हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर 10 है ये हमारा। और आज हम इसमें पढ़ेंगे जोतदारों का उदय। और इससे पहले हमारा ये टॉपिक चल रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये हमारा टॉपिक था उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है। और हमने सरकारी अभिलेखों का अध्ययन ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। बंगाल और वहाँ के जमींदार, ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, वीडियो अवश्य देखें। मेंस एग्जाम के लिए, पीसीएस के, आईएएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री आपके लिए, और 11th-10th के लिए तो है ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जोतदारों का उदय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और उसके अलावा जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाए, पहले की वीडियो भी जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और आगे पीसीएस का एग्जाम आ रहा है आपका, 2022 का यूसी नेट का एग्जाम आ रहा है, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जोतदारों का उदय। और 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति क्या कर रहे थे, मजबूत करते जा रहे थे। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, धनी किसानों को। ठीक है, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीपल चॉइस के जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे इसी नेट में, पीसीएस में, उसके लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जोतदार कहा जाता था, उसका क्या है, विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते, यानी 19वीं शताब्दी का जो शुरुआती वर्ष थे उसमें आते आते जोतदारों ने क्या, जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। यानी बड़े बड़े हिस्से उन्होंने क्या किया था, उसको अर्जित कर लिया था। ठीक है, और स्थानीय व्यापार, यानी जो स्थानीय व्यापार था, उस साहूकार के कारोबार भी क्या कर किया था, उनका नियंत्रण था। जो साहूकार थे, ठीक है, उन पर भी, उनके कारोबार पर भी, उनके बिजनेस पे भी क्या हुआ था, उनका नियंत्रण था। और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के गरीब काश्तदारों, जो गरीब काश्तदार थे, ठीक है, जिनके छोटे मोटे रोजगार थे, काश्तदार थे, ठीक है, व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों, अधिकारों या बंदरगाहों के माध्यम से जोता था। यानी उनका जमीन का जो काफी बड़ा हिस्सा होता था वो बटाई पर दे दिया जाता था और उसको बटाईदारों के माध्यम से उनका उससे जोता जाता, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते। यानी खुद ही हल लाते थे, खुद ही खेती करते थे, मेहनत भी करते थे, और जब फसल का उपज होती थी तो उपज होने के बाद क्या होता था, उसका जो आधा हिस्सा होता था किसको दे दिया जाता था, जोतदारों को दे दिया जाता था। ठीक है, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। ठीक है, जो गांव का एरिया था, ग्रामीण एरिया था, उसमें जोतदारों की जो शक्ति थी वो जमींदारों की ताकत, जो जमींदार होते थे उनकी ताकत की अपेक्षा भी, उनसे भी अधिक क्या होता था, प्रभावशाली होती थी जोतदारों की। क्योंकि इनके पास क्या था, बड़े बड़े रकबे होते थे, बड़े बड़े हिस्से होते थे, और जमीन के इन्होंने काफी अपने बना लिए थे जमीन। जमींदारों के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे जोतदार, जो शहरी इलाकों में जोतदार रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे। ठीक है, जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाके में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे, और ग्रामीण ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपना नियंत्रण प्रयोग करते थे, अपने नियंत्रण का। ठीक है, जमींदारों द्वारा गांव की जमा, जो जमा यानी लगान जो होता था, कर होता था, टैक्स जो होता था, को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रयत्नों का वो घोर प्रतिरोध भी करते थे। ठीक है, उसका विरोध भी वो करते थे जो उन्हें कर दिया जाता था, और जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे, जो रैयत पर उन पर निर्भर करते थे, और वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। और यह है, जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था। तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को क्या करते थे, उसे खरीद लेते थे, क्योंकि उनके पास अधिक जमीनें होती थी, अधिक पैसा होता था,
तो वो क्या करते थे, उनको जब वो नीलाम करते थे, जमींदारी को नीलाम किया जाता था, जब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जमींदारी के बारे में, जब उनकी नीलामी की जाती थी, जब वो कर नहीं दे पाते थे तो उसको नीलाम किया जाता था, उनकी जमीनों को, उनके जो है जो भी उनके संपत्ति होती थी, तो ये जो अक्सर क्या करते थे, जोतदार ही क्या करते थे, उन जमीनों को खरीद लिया करते थे। और थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, ये थोड़ा सा हम देखेंगे जो चित्र बना हुआ है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में जो है अस्थायी चीजें बैठ जाती हैं, जो कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम वगैरह के लिए। तो बंगाल के एक गांव का दृश्य है ये, जॉर्ज चिनरी द्वारा 1800 किसमें 20 में चित्रित है। चिनरी भारत में 23 वर्ष 1802 से 25 तक रहा था, ठीक है, जॉर्ज चिनरी। और उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिसमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूरुदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों, ठीक है, और विशाल भवनों के चित्र भी इसमें शामिल थे। और नीचे दी आकृति में बंगाल के एक घर का चित्र है। और उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे घरों में रहा करते थे, तो आप ये देख सकते हैं कैसा घर है। और इस तरीके के घरों में रहा करते थे जोतदार और साहूकार लोग, ठीक है। और हम चलते हैं आगे फिर अपने उस पे, और यहाँ से शुरू करते हैं। और उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक प्रभावशाली थे, हालांकि धनी किसान व गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार भी कहा जाता था, ठीक है। ये जोतदार सबसे अधिक प्रभावशाली थे, और धनी किसान गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के जो देहाती एरिया था, ग्रामीण एरिया था, वो प्रभावशाली बनकर वो भी लोग उभरे थे। और इन्हें क्या, कुछ जगहों पर हवलदार भी कहा जाता, और कुछ अन्य स्थानों पर वे गाटीदार या मंडल कहलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक तो ये गाटीदार, ठीक है, ये वर्ड आपको जल्दी नहीं मिलेगा, गाटीदार और मंडल, ठीक है, या इन्हें मंडल भी कहलाते थे ये। और उनके उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमजोर पड़ना अवश्य भावी था। तो इनके जब उदय हुआ जोतदारों का, तो जमींदारों का जो प्रभाव था, जो पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि जमींदारों को बहुत प्रभावशाली रूप में उसमें हमने पढ़ा था, तो उसका क्या हुआ, धीरे धीरे ये जोतदारों ने अधिक जमीन कब्जा कर ली थी, इनके पास अधिक, उनसे भी अधिक संपत्ति हो गई थी, तो इनका अधिकार बढ़ता गया, और जमींदारों के क्या है, अधिकार जो है कमजोर कमजोर पड़ने शुरू हो गए थे, ठीक है। जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए है गांव में राजस्व संबंधी मांग जमा, ठीक है, राजस्व लगान जमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार या अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन शिकमी रैयत को लगान पर देते थे। जो रैयत होते थे वो खुद भी जमीन जो है जोतते थे, और रैयतों को क्या करते थे, लगान देते थे, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। बुकानन ने दिनाजपुर के जोतदार, बुकानन ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी संख्या में जमीनें जोतते हैं, बहुत ही हठीले और जिद्दी हैं, और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई भी बस नहीं चलता। वे तो राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते हैं, और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है। उनके पास पट्टे की हकदारी, जो पट्टा होता था, हकदारी से ज्यादा जमीनें होती थी। जमीन का एक हिस्सा होता था जिसे पट्टा कहा जाता था। और जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते हैं, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी यानी थाना पुलिस करते थे, और मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते थे और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व का बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं, और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए क्या करते हैं, भड़काते रहते हैं, जिससे कि उनकी जमीनों को हड़पा जा सके, ठीक है। जमींदारों की ओर से
प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा यानी जो उनकी भू संपत्ति होती थी, भूमि होती थी, संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनके क्या होता थे, ये जो है दे नहीं पाते थे जब राजस्व, तो क्या होता था कि इनकी जमीनों को, इनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। जबकि उनके ही कुछ लोग होते थे या जोतदार जो होते थे उनकी संपत्ति को क्या करते थे, नीलामी को वो जो है वो खरीद लेते थे। ठीक है। और नए संदर्भ नए थे, इन्होंने क्या किया, इसका प्रतिरोध करना शुरू किया और नीलामी की समस्या से निपटने के लिए इन्होंने, जमींदारों ने क्या किया, इन दबावों से, जो उन पर दबाव, जो प्रेशर था, उससे निकलने के लिए इन्होंने रास्ते निकालना शुरू कर दिए और क्या किया, रणनीतियां अपनी बनानी शुरू कर दी और इन्होंने रणनीतियां बना ली कि इससे कैसे निकला जाए, जो हम पे दबाव डाला जा रहा है। ठीक है। और अपनी ही इनकी जो भू संपत्ति थी उसकी नीलामी कर दी जाती थी, उसकी समस्या से कैसे उबरा जाए। ठीक है। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी, हमने पढ़ा था फर्जी बिक्री के बारे में। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। ठीक है। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का हक, हिस्सा अपनी माता को दे दिया। ठीक है। पहले क्या किया उन्होंने, अपनी माता को दे दिया वर्धमान के राजा ने। उसके बाद क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, तो इन्होंने चालाकी से स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, नीलाम नहीं हो पाएगी जैसे कि पुरुषों की हो रही थी, पुरुषों के नाम जमीनें थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी माता के नाम संपत्ति कर दी वर्धमान के राजा ने। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके जो एजेंट होते थे, नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ इन्होंने किया और कंपनी की राजस्व को मांग कर जानबूझकर क्या किया, रोक लिया गया। ठीक है। जानबूझकर इन्होंने रोकने के हथकंडे अपनाए। भुगतान न की गई बकाया राशि क्या होती थी, बढ़ती चली गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को क्या किया, उसको खरीद लिया। जमींदार के ही आदमियों ने आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से क्या किया, इनकार कर दिया। ठीक है। जो राशि थी उसको देने से इनकार कर दिया और इसलिए उसे भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे क्या किया, जमींदार के जो एजेंट होते थे उसको ही खरीद लिए। फिर एक बार फिर खरीद की रकम नहीं अदा की गई, इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और लास्ट में क्या हुआ, राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले क्या हुए, थक गए। उसके बाद जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जब किसी ने बोली ही नहीं लगाई तो उसको थोड़ा कम कीमत पे, नीची कीमत पे क्या हुआ, जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, यानी जिसपे नाम न हो उस तरीके की जो संपत्ति खरीदी जाती थी बिना नाम के, तो उसे बेनामी कहती थे। ठीक है। जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% जो है प्रतिशत सौदे नकली थे। ठीक है। 15% सौदे क्या होते थे, वो नकली होते थे। इस तरीके से नकली, जो हमने अभी पिछले पढ़ा था कि नकली जो है फर्जी बिक्री कराई जाती थी। जमींदार लोग और भी तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। इस तरीके से क्या करते थे, ये तरीके अपनाते थे जिससे इनकी जमींदारी न छीन पाए। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे तब उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के जो है लठियाल नए खरीदार के, यानी उनके जो आदमी होते थे खरीदार के, लोगों को मार पीट कर भी भगा देते थे, यानी लाठी से मार पीट के भगा देते थे, इसलिए इसे लठियाल शब्द का यूज किया गया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत जो होते थे बाहरी लोगों को, यानी नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे और वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका क्या है, अन्नदाता है। ठीक है। उन्हें अन्न देता है जो अन्नदाता, और उसकी वे प्रजा है। जमींदार की बिक्री से उनके तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे
और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को क्या किया, सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांव पर जमींदारी की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की ओर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी हालत खराब होती गई जमींदारों की, और जो जोतदार थे उन पर हावी हो गए और उन्होंने गांव में देहात में क्या किया कि अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उनके पांव मजबूत हो गए। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट थोड़ा सा हमें देखेंगे चित्र, महाराजा मेहताब चंद। ठीक है, कौन है ये महाराजा मेहताब चंद? बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है, देखिए। ठीक है, ठीक से देख लीजिए, इतना अच्छा चित्र बनाया हुआ। तो जब इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तेज चंद बर्दवान का राजा था। ये कहाँ का राजा था? बर्दवान का राजा था। और उसके बाद मोहताज चंद के शासन के बर्दवान की जमींदारी काफी फली फूली। अभी हमने पढ़ा था बर्दवान के राजा की संपत्ति की नीलामी के बाद मोहताज चंद ने संथालों का विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। ठीक है, मेहताब चंद ने क्या किया था? जो संथाली विद्रोह हुआ था 1857, संथाल विद्रोह वगैरह बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो संथाल के जब विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का क्या किया था? साथ दिया था मेहताब चंद ने। ठीक है, संथाल विद्रोह 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का इन्होंने क्या किया था? साथ दिया था। 5वीं रिपोर्ट, हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, विस्तृत विवरण उसका, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों और रईतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टर जो होते थे, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरण जो होता था, संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं होती थी, अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व, ठीक है, जो लगान होता था, तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां क्या की गई, उसमें शामिल की गई। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, ठीक है, 1757 का विद्रोह प्लासी का हुआ था। ठीक है, 1757 का विद्रोह प्लासी का हुआ था। फिर 1760 के आसपास इनकी काफी कंपनी ने अपनी संपत्ति अर्जित कर ली थी, काफी चीजें इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था वहां पे 1757 के जो प्लासी के युद्ध हुआ था उसके बाद ही। ठीक है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद तो फिर काफी कुछ इन्होंने काफी अच्छी तरीके से इनका कब्जा हो गया था। तो 1760 के दशक में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से क्या किया गया, नजर रखा गया और उन पर चर्चा की जाने लगी, क्योंकि पहले अंग्रेज व्यापार करने आए थे। पहले की स्थिति क्या थी? अंग्रेजों ने कहा था कि हमें भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है, भूभाग नहीं व्यापार करना है हमें, यानी हमें कोई भूभाग नहीं चाहिए, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे लगान वसूलते कभी कुछ करते करते इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस पर हमारे देश पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने फिर जब कब्जा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर इंग्लैंड से सीधी इस पे जो है इस बात पे इन बच्चे सब चीजों पे चर्चा की जाने लगी। तो ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार का क्या करते थे, विरोध करते थे। हमने बहुत बार पढ़ा होगा। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माता जो होते थे उनके लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे वो चाहते थे कि भारत में
जो है ब्रिटिश बाजार खुलवाया जाए। कई राजनीतिक समूहों का तो यहाँ तक कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी और शुरुआत में जो लड़ाइयाँ हुई 1757 में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1757 में क्लाइव को विजय मिली। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि उनको लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित की गई है उसको अधिक लाभ मिल रहा है, लेकिन ब्रिटेन को लाभ इसका अधिक नहीं मिल पा रहा है। कंपनी ने कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन को गर्मा गर्म बहस छिड़ गई थी इन सब चीजों पे। कंपनी क्योंकि यहाँ पे कुशासन का आरोप लगा के राज्य हड़पे गए थे 1857 के पहले, ठीक है। और अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन ने के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। जो वहां के समाचार पत्र होते थे उसमें उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे। तो कंपनी को इस चीज के लिए बाध्य किया गया कि वह भारत का जो प्रशासन है उसके विषय में क्या करे, नियमित रिपोर्ट अपनी वहां पर भेजा करे। कंपनी के कामकाज की जांच के लिए कई समितियां नियुक्त की गई थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी पढ़ते चलते हैं यहाँ पे। बेनामी का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनामी का जो हमने अभी, बेनामी का मतलब गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं, मैंने बताया था गुमनाम है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे शब्दों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम, यानी जिसका कोई महत्व न हो। और अभी भी होता है जिसके पास बहुत अधिक पैसा होता है, तो कई बार ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी निकलती है तो वो क्या करते हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है तो कुछ उसमें जिनके उनके नाम पे संपत्तियां खरीद लेते हैं। पैसा तो खुद देते हैं, जो अमीर वर्ग होता है पैसा तो खुद देता है, लेकिन किसी संबंधी के नाम पे ऐसे खरीद लेता है संपत्ति जिसके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। और कुछ गरीब मध्यम निम्न आय वर्ग के लिए जो भी ये प्रॉपर्टी निकाली जाती है जीडीए द्वारा या अन्य उसके द्वारा, ठीक है। तो उसी तरीके से बेनामी संपत्ति थी जिसमें कोई नाम ना हो, या किसी का नाम डाल दिया महत्वहीन व्यक्ति का जिसका कोई ज्यादा महत्व ना हो, यानी उसके पास कोई संसाधन नहीं है, वो गरीब है, इस तरीके के व्यक्ति को उस पे नाम डाल देते थे। और उसका असली फायदा कौन लेगा, जो खरीदेगा, जो पैसा लगाएगा, तो उसका असली फायदा, उसका नाम ही नहीं लिया जाता था। फायदा तो वो लेता था लेकिन उस व्यक्ति का क्या हुआ करता था, नाम नहीं लिया जाता था, ठीक है। लठियाल हमने प्रयोग किया था का शाब्दिक अर्थ, व्यक्ति जिसके पास लाठी डंडा हो। ये जमींदार लठैत यानी डंडेबाज पचतर होते थे। तो ठीक, हमने इस पे बात की थी कि लाठी डंडों से मारते थे, उसे लठियात कहते थे। अंडुल राजमहल, ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष हैं जमींदारों के रहन सहन को, पत्नमुख वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जल सागर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में हो गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जल सागर, ठीक है। कौन सी फिल्म है ये है जल सागर, ठीक है, जल सागर फिल्म है और इसकी शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी, ठीक है। ये है अवशेष, देखिए कितना सुंदर है, अच्छा महल है, ये है महल, ठीक है। इसके अवशेष ने टूट फूट हो रखी है काफी, और पुरातत्व विभाग को, सरकार को इस तरीके की चीजों पे मरम्मत करवानी चाहिए जिससे हमारी ये समृद्धि है वो बची रहे आगे के लिए, ठीक है, संस्कृति हमारी। चलिए आगे चलते हैं हम। उपनिवेशवाद और देहात में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 की गई पांचवी रिपोर्ट। हमने पांचवी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी और यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध जो साक्ष्य हैं वो क्या है, बहुत ही बहुमूल्य हैं, और लेकिन ऐसी कि सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना क्या और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में जो आधुनिक शोध हैं
और तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, यानी उसमें आलोचना होना आवश्यक था। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखाकारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की है। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। ठीक है, कंपनी के जो कुप्रशासन की बात की गई थी उसकी आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट ने परंपरागत जमींदारी सत्ता का पतन, वर्ण का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या हटना विस्थापन उसका कहलाता था। तो जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत ही कम मामलों में क्या होते थे कि वो इसका विस्थापन हो पाता था। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत, यानी 5वीं रिपोर्ट का ये उद्धरण है। जमींदारों की हालत और जमीनी नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है। राजस्व समय पर वसूल नहीं किया जाता था और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार सन 1796-97, ठीक है, में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि, ठीक है, जुम्मा 28 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 28,70,61 सिक्का रुपया थी और वह वास्तव में कितनी 17,90,416 रुपए में बेची गई थी। इसकी जो मूल्य था इतना रुपया था और उसके बाद ये इतने में बेची गई 17 लाख। ठीक है, और 14,18,756 रुपए की राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई और स्थानीय सम्मत 1204 तदनुसार 1797-98 में 26,66,191 सिक्का रुपए के लिए जमीन विज्ञापित की गई। ठीक है, और 22,74,076 रुपए की जमीन बेची गई। ये सब चीजें उसमें रिपोर्ट में उद्धरण इसका किया गया है। ठीक है, और हम थोड़ा सा यहाँ चलेंगे। और साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का क्या हुआ सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारों को भी काफी कठिनाइयां उठानी पड़ गई थी। ठीक है, तो ये सब राशियां वशियां दिया हुआ है, वो एक उदाहरण है, तो इसमें सारी चीजें दी हुई है। जिस लहजे से साक्ष्य अभी लिखित किया गया है उसमें आप रिपोर्ट में बड़ी तथ्यों के प्रति रिपोर्ट लिखने वाले रुख के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब आंकड़े हैं, जरिए हैं, रिपोर्ट हैं। तो जो 11वीं-12वीं के बच्चे हैं अपने क्वेश्चन अपनी भाषा में जरूर बना के लिखें, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हम फिर नेक्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे कुदाल और हल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना के मैं डालती हूँ और आशा करती हूँ कि आप जरूर वो वीडियो देखते होंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाएं और हिस्ट्री और सिविक्स की वीडियो अवश्य देखें। यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं पे आज की वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।